नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बात मुझे कि ये पता नहीं है कि देखिए, मैं लगभग 15 मिनट अपनी क्लास ले लिया था। 15 मिनट पढ़ाने के बाद जब मेरी मैकबुक का स्क्रीन बंद हुआ है, नहीं काम करते हो तो स्क्रीन भाई कितने देर तक जलेगी, तो वो होता है डिस्टर्ब की लाइट ऑफ हो जाती है स्क्रीन की। देखा, ऐसा तो कभी क्लास के बीच में होता नहीं था। अचानक क्या देख रहा हूँ, मैंने क्लास स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था क्लास का मैं। ठीक है, और पढ़ाता जा रहा हूँ। खैर कोई नहीं, पता चल गया। तो अच्छी शुरुआत हुई क्लास की। स्वागत है आपका पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम लोग संक्षिप्त की। पेज नंबर 183 से आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 207 तक जाएंगे, क्योंकि 207 नंबर पेज तक आपकी संक्षिप्तियां हैं। संक्षिप्ति की पहली क्लास में अच्छा सपोर्ट रहा आपका, और मैं तो डर रहा था भाई कि बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाओ और कहो सर क्या पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। बट अच्छा सपोर्ट रहा। उम्मीद करेंगे आप सबने पहले देखा होगा उस टॉपिक को और आपको लगा भी होगा कि भाई अपने से तो नहीं होने वाला है। एज अ टीचर मुझे पता रहता कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमको काम करना चाहिए, कहाँ आपको काम कराना चाहिए। तो ईश्वर की दुआ से ये स्किल है। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, संक्षिप्त की बढ़िया से खत्म करेंगे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। और दूसरी बात, एक चीज बता दूं कि देखिए 500 MCQs का के बारे में बस मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। आप इसको चाहो तो ज्वाइन करना, चाहो तो नहीं ज्वाइन करना, मतलब ऐसी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, देखिए 500 MCQs का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इस क्लास को देखने के बाद एक बार अपनी बुक की रिवीजन कर लेते हो ना, फिर आपको लगता है कि चीजें हमारे दिमाग में है कि नहीं है। फिर फैक्ट्स एक दूसरे से बचेंगे कि भाई इस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, इस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, यूपी के इस इंडेक्स में यूपी का क्या स्थान है, इसमें यूपी का कहां पे, समझे ना। क्या हम एमसीक्यूज में उनको कई जगहों पे एक पास लाके देखते हैं ताकि आप अपने आप को चेक कर सको। पहला फायदा, अभी आप कम से कम 15 ऊर्जा परियोजनाओं को, अभी आज ही की क्लास में कम से कम 4-5 ऊर्जा परियोजनाओं को पढ़ोगे। अभी इसके पहले 8-10 आप पढ़ चुके हो। तो हम कोशिश करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन के माध्यम से सारी ऊर्जा परियोजनाओं को, कितनी मेगावाट की है, कहां खोली गई, किनके द्वारा चलाई गई, ठीक है, उनको एक पास समेकित करें ताकि एक पास आपको मिल जाए। इसी तरीके से जितने इलेक्शंस हुए हैं उन सारे स्टेट इलेक्शंस को एक पास रखेंगे कि उनमें नंबर ऑफ सीट्स कौन सी पार्टी बनी, वगैरह वगैरह। तो रिवीजन करना आपके लिए, इंटीग्रेटेड रिवीजन करना आपके लिए इजी होता है। राजदूत की सारे टॉपिक्स को एक पास रखने की कोशिश करेंगे, सभी सिमिलर टॉपिक्स को एक पास रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि रेलवे से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि एक पास रखने की कोशिश करें। तो चीजें क्या ना, आपकी रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएंगी एमसीक्यू के थ्रू। रिवीजन बेसिकली ये फर्स्ट टाइम के लिए कभी नहीं है 500 MCQ। आप सोचोगे कि मैं ये बुक नहीं करूंगा और 500 MCQ करूंगा, हमारा काम हो जाएगा, तो काम नहीं बनेगा आपका। आप पहले बुक्स को अच्छे से कंप्लीट करो और इस एमसीक्यू के थ्रू आगे बढ़ो। हम डेली 50 MCQ आपके ग्रुप में दे रहे हैं, पीडीएफ। ठीक है, पार्ट 2 आपका विथ एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में आपके ग्रुप में जा चुका है। ठीक है, तो मेरा ये रहेगा कि जो भी दोस्त इस मैगजीन को ईमानदारी के साथ खत्म कर रहे हैं वो इसके थ्रू, इस बैच के थ्रू अपना काम कर सकते हो। ठीक है, नाम मात्र की फी है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, उतनी नाम मात्र की फी है। ठीक है, आप किसी चोर मार्केट से भी खरीदोगे तो आप इतना रुपया उनको दे दोगे। ठीक है, तो इस बैच से आप, मेरी ये राय रहेगी, आप जरूर जुड़ जाओ। लास्ट ड्यूरेशन में जब आपको लगेगा ना कि भाई आज 4 दिन 3 दिन बचा और पूरी करेंट अफेयर को कैसे रिवीजन करें, फिर यही आपके काम आने वाली है। ठीक ना, यही आपके काम आने वाला है। तो उम्मीद करेंगे आप मेरी बात को समझ रहे होगे, और किसी भी डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर घूम रहा है उस पर संपर्क कर सकते हो, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, अब हम लोग तैयार करते हैं अपनी संक्षिप्तियों को। देखो 2 घंटे के इस क्लास में आप लोग बने रहना, शुरू से जो भी लोग देख रहे हो बने रहना। इसलिए बोल रहा हूं बने रहना, अपने से संक्षिप्त की आप अच्छे से नहीं खत्म कर पाओगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। ठीक है, क्योंकि इतने फैक्ट से आप बोझिल हो जाओगे और छोड़ के भाग जाओगे, और क्वेश्चन यहां से आते हैं। और आप अगर यूपी पीसीएस देने वाले हो तो करंट अफेयर को और भी सीरियस लो। करंट अफेयर, क्योंकि अभी यही करंट अफेयर में 3 महीने का करंट अफेयर ऐड होके आपको दोबारा पढ़ना है। तो समझो आपकी यहीं से सब कुछ तैयारी चल रहा है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका यूपी आरओ में रहेगा, उतनी ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस यूपी पीसीएस में रहेगी। आइए हम लोग देखते हैं योजना और परियोजना, पेज नंबर 183 से आगे बढ़ते हैं। यहां से उतना बोझिल फैक्ट नहीं है जितना कल था, आज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। अब देखो योजना और परियोजनाओं में हमारा पहला टॉपिक है पुणे मेट्रो रेल परियोजना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आते हम लोग दूसरा परियोजना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अभी हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की। अब बात आती है कि हाल ही में जिन 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई वो कहां से कहां के बीच में है। तो पहली परियोजना जो कि 133 किलोमीटर की है वो है आपकी कोडरमा से बरकाना के लिए। ठीक है, वो आपकी एक केबी परियोजना
जो कि कोडरमा से बरकाना के लिए, जो कि आपकी 133 किलोमीटर की, कितनी 133 किलोमीटर की। और उसके बाद से एक आपकी है, ठीक है ठीक है ठीक, बेल्लारी से, ठीक है, चिकजाजूर परियोजना यानी बीसी परियोजना, जो कि आपकी है 185 किलोमीटर की, ठीक है, बेल्लारी से चिकजाजूर। अब मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको देना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोडरमा और बरकाना ये स्थित कहां पे है? क्या ये दोनों किसी एक स्टेट में स्थित है? और बेल्लारी और चिकजाजूर कहां स्थित है? क्या ये दोनों किसी एक स्टेट में स्थित है या दो स्टेट के बीच की कनेक्टिविटी है? ये मैं चाहूंगा कि आप गूगल करो, ठीक है, और आप इस बात को तैयार करो, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये जो दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है तो कोडरमा और बरकाना इनके बीच में है, इंटर स्टेट है तो अलग की बात, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, आपको करना रहेगा, ठीक है, होमवर्क SW, ये आप क्लास के बाद भी कर लेना होमवर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए, ठीक है ना, चलिए अब स्क्रीन पे जो खैर दिख ही गया है तो आप लोग आंसर कर दोगे, बट फिर भी वो दो परियोजनाएं अलग अलग आपको बताना है, ठीक ना। अब ये मत सोचना कि सर झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आपको बताना है उनमें से किस परियोजना का संबंध झारखंड से, किसका आंध्र प्रदेश से, इंटरकनेक्ट दो स्टेट को कनेक्ट कर रही है, वो बताना है आपको। अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना या अभियान। तो देखो अभी क्या है, इस अभियान को 9 जून 2025 को स्टार्ट किया गया, ये डेट आपको याद रखना होगा, 9 जून 2025 को यह अभियान स्टार्ट किया गया, इसका डेट याद रखना है, क्योंकि अब ये अभियान हर महीने की 9 तारीख को चलेगा। तो जून में इसको स्टार्ट किया गया, 9 जून को इसको स्टार्ट किया गया, ये बात आपको याद करनी है। प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो जाहिर सी बात है ये डिलीवरी से संबंधित एक अभियान है। तो कह क्या रहा है कि इस अभियान का लक्ष्य है कि उच्च जोखिम वाली जो गर्भावस्था है उसकी एक तो पहले शीघ्र पहचान करो और दूसरी उनके प्रबंधन के माध्यम से, ठीक है, क्या करना, सुरक्षित डिलीवरी कराना। क्योंकि हमको पता है मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर, भारत ने इस पे बहुत तगड़ा पकड़ बनाया है, मैंने इसके पहले एक इंडेक्स में आपको बताया भी है, लेकिन हम और भी अच्छी यानी संस्थागत प्रसव को, खास तौर पे जोखिम वाली जो गर्भावस्था है उनके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे सके, इस अभियान का उद्देश्य है। और इस अभियान से बहुत से देखा, इस अभियान का उद्देश्य देखोगे तो अभियान का उद्देश्य तो आपने देख लिया, कह रहा है कि मई 2025 तक पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में, मतलब इस अभियान में जो स्वयं सेवकों ने पार्टिसिपेट किया उसमें एक क्रम दिया है, कह रहा महाराष्ट्र सर्वाधिक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, यानी सर्वाधिक स्वयंसेवक कहां किस राज्य के थे, तो उसमें सर्वाधिक स्वयंसेवक जो थे वो महाराष्ट्र के थे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के थे, फिर आपके राजस्थान के स्वयंसेवक थे, राजस्थान के स्वयंसेवक थे इस अभियान, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं यहां देखते हैं, कह रहा है कि प्रसव पूर्व देखभाल के में महिलाओं की संख्या, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो प्रसव पूर्व देखभाल के माध्यम में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अभियान में ये डाटा दिया गया कि प्रसव पूर्व देखभाल करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र में। और यहां हमने क्या देखा कि इस अभियान में जो स्वयंसेवक पार्टिसिपेट किए हैं उनमें सर्वाधिक संख्या किसकी है, महाराष्ट्र की है, फिर यूपी की है, फिर राजस्थान की है, ठीक है। ये आप भूलना मत, इसको कहीं डायरी पे नोट कर लेना है, ठीक है। आते हैं, कह रहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की मंजूरी की गई। मोदी जी वहां पे जाते हैं कटरा में, तो 46,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, ठीक है, या उद्घाटन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें कोई इंपॉर्टेंट परियोजना सर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो अगर आप ध्यान दो तो कह रहा कि प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिया गया। देखिए श्रीनगर, जो ये जम्मू कश्मीर में जो इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिया गया, ये न्यूज में है, इसकी काफी शॉर्ट्स वायरल हुई है, इनमें इनके सीएम ने भी सफर करके वीडियो बनाया है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो इस वंदे भारत मेट्रो एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है, कनेक्टिविटी किसके किसके बीच में है, तो कटरा से श्रीनगर के बीच में, माता वैष्णो देवी मंदिर से कहां से, श्रीनगर के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब 46,000 करोड़ की परियोजना केवल यही नहीं है, 46,000 करोड़ की परियोजना ओवरऑल है, उसमें से ये 2 हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बात से कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा काराकाट में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। बिहार के काराकाट में जो लोग बीपीएससी दे रहे होंगे वो इसको देखना, जो बीपीएससी नहीं दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चूंकि अभी हम लोग बीपीएससी के लिए नहीं देख रहे हैं तो इसको भी स्किप करेंगे, ठीक है, ध्यान देना।
वो स्टेट स्पेशल परियोजना बन जाएगी। और ये स्टेट, देखिए कभी भी कोई पर्वतीय राज्य का कोई भी छोटी मोटी भी उपलब्धि हो तो वो स्टेट स्पेशल नहीं रह जाती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग, हमारे लिए अब अगली बात की है कि प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर, मोदी जी कानपुर आते हैं और कानपुर आएंगे तो कई परियोजनाओं का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो पहली बात, कितनी बजट क्या रहा होगा, तो 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का कानपुर में इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। अब यहां पे आपको ऊर्जा परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। तो पहला मोदी जी क्या करेंगे कि कानपुर मेट्रो ऑलरेडी संचालित है, उसका विस्तार करेंगे। तो कह रहा है चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल रेलवे तक क्या करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मतलब कनेक्टिविटी लाइन की उद्घाटन करेंगे। तो एक तो इसका विस्तार हो गया चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल के लिए। आगे क्या होगा, आगे देखो जो ये खंड बन रहा है ये 2120 करोड़ रुपए में बन रहा है। ठीक है, यहां पर देखो 2120 करोड़ रुपए में बन रहा है। ये आप बस रीडिंग रखना और कुछ नहीं। यहां पे आपको याद करना, ये दो फैक्ट्स मेरे भाई याद कर लेंगे तो अब आप हिम्मत बांध दो। देखो कानपुर में 660 मेगावाट की एक परियोजना और 660 मेगावाट की दूसरी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। तो एक तुमको मेगावाट याद करना वाले इजी है कानपुर वाले का, क्योंकि दोनों क्या है 660 है। अब समझो बात, कह रहा है कि मोदी जी ने क्या किया, बेसिकली कानपुर में 660 मेगावाट के पनकी में, कहां पे, कानपुर के पनकी में थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो पनकी में मोदी जी ने जिस थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वो कितनी मेगावाट की है, 660। कितनी की है, 660। और कानपुर में ही कर रहा है, यहां पे क्या कह रहा है कि घाटमपुर, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो गया पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, और वो कितना है 660। और घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करेगा तो क्या वो भी 660 है, लेकिन 3 इकाइयां कह रहा है कि प्रोजेक्ट की 3 660 मेगावाट की इकाइयां, मतलब 660 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं, सॉरी 3 660 मेगावाट की इकाइयां हैं। ठीक है, तो यहां पे समझिए, एक तो मेगावाट हमारे लिए तैयार करना बड़ा इजी है। ठीक है, मेगावाट हमारे लिए तैयार करना बड़ा इजी है क्योंकि दोनों 660 है। ठीक है, तो एक कहां पे पनकी में और दूसरा कहां पे, घाटमपुर में। तो यहां पे लिख दो पनकी और घाटमपुर, पनकी और घाटमपुर, ये हमारा हो गया। ओके, अब देखो कई लोग यहां पे डाउट में फिर आ ही गए होंगे कि सर 3 का मतलब क्या है, कि मतलब 660 बटे 3 3 इकाई या 660 गुणे 3। ठीक है, तो ये 660 गुणे 3 है, मतलब 660 मेगावाट की 3 इकाइयां खुल जाएंगी। तो ओवरऑल इसका अगर आप देखोगे मतलब इसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 660 गुणे 3 यानी 1980 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि घाटमपुर में 3 660 मेगावाट की इकाइयां लगने वाली है, यानी 3 × 660, ये डिफरेंस है, ये हमको याद करना होगा, इसको याद कर जाओ। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं हरियाणा एआई विकास परियोजना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वैसे भी हरियाणा मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया है, तो हमको इसको तैयार करना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब हमारे नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोदी जी जाते हैं अमरावती। ठीक है, और अमरावती में क्या करेंगे कि कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। अब देखो क्या है, मोदी जी यहां पे जाते हैं तो 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का क्या करेंगे, शिलान्यास करेंगे या उसके उद्घाटन करेंगे। अब समझो, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए नेशनली बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे जब मोदी जी वहां पे आते हैं तो मोदी जी ने यहां पे मिसाइल परीक्षण रेंज की भी आधारशिला रखी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में उन्होंने मिसाइल परीक्षण रेंज की भी आधारशिला रखी। तो मोदी जी ने कहां पे मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, तो नाग्यालंका में। ठीक है, नाग्यालंका में। और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के, ठीक है, मतलब विशाखापत्तनम का एग्जैक्ट लोकेशन है मधुरवाड़ा। ठीक है, विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉडल की आधारशिला रखी। तो भाई अब मोदी जी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आंध्र प्रदेश गए तो आंध्र प्रदेश में जो इनके द्वारा आधारशिला रखी गई, जो शिलान्यास किया गया, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो 2 आधारशिलाएं मतलब जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई आंध्र प्रदेश के गायलंका में, और एक पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी गई कहां पे, तो विशाखापत्तनम में। ये 2 चीज समझे, इसको रीडिंग करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी रीडिंग रहनी चाहिए, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो तो मतलब कभी छोड़ना मत, और इंपॉर्टेंट वाला भी नहीं छोड़ना, बट वेरी इंपॉर्टेंट वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं, शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभी क्या हुआ कि मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, ठीक है, मेघालय के माओलिंग खुंड, ठीक है, यानी ये लोकेशन आपके शिलांग के इर्द गिर्द है, ठीक है, कह रहा नेपाल के माओलिंग खुंड से असम के पंचग्राम सिलचर के निकट है। कह रहा है कह रहा है कि जो नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 6 पे ये लोकेशंस लगभग पड़ते हैं। कह रहा है कि तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस नियंत्रित 160 किलोमीटर के विकासखंड रखरखाव एवं प्रबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई बेसिकली। ठीक है, अब इसको समझते हैं, सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टफ लैंग्वेज था, समझने की सिंपली कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के एक नए खंड का क्या किया जाएगा, एक नए खंड का बेसिकली निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जो कितनी किलोमीटर की होगी, तो 166.80 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के एक नए खंड यानी का निर्माण किया जाएगा, जो कि कितनी होगी, 166 किलोमीटर, 166.80 किलोमीटर की ये होगी। और कहां के बीच में, तो कह रहा है कि शिलांग से सिलचर के बीच में, हम लोग सिंपल सी बात करें, शिलांग से सिलचर या माओलिंग खुंग से पंचग्राम के बीच में, माओलिंग खुंग से पंचग्राम के बीच में, या मेघालय से असम के। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि माओलिंग खुंग मेघालय के माओलिंग खुंग से असम के पंचग्राम को कनेक्ट करेगी, ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो इसके एक नए खंड का निर्माण हो रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 4 लेन रहेगी, यानी जो 2 जाने का लेन रहेगा और 2 इसके आने का लेन रहेगा। तो ये एक तो 4 लेन सड़क होगी, दूसरा क्या है, ये ग्रीनफील्ड होगी, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये ग्रीनफील्ड होगी, और तीसरी इसकी एक विशेषता क्या दे रहा है कि ये एक्सप्रेस नियंत्रित होगी, एक्सप्रेस कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, ध्यान देना। तो ये विशेषताएं आपकी, ये आपके पेपर में आ सकता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में देखो यहाँ पे लिखा है शिलांग से सिलचर के बीच में, बट ये शिलांग से सिलचर हटा के माओलिंग खुंग से पंचग्राम के बीच में भी दे सकता है। ठीक है, कितना, 166.80 किलोमीटर। समझ में आ गई ये बात? नहीं समझ में आई तो बता देना भाई, ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा, बट उम्मीद करूंगा अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी जी ने नई दिल्ली में भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ कहां किया गया? अभी चलो वो क्वेश्चन बाद में दूंगा। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, तो इसमें केवल एनडी यानी न्यू दिल्ली याद करना और कुछ नहीं याद करना, इसको बस रीडिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे इसके बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। चुनाव है तो मोदी जी जाते आते रहेंगे अभी, ध्यान रखना। अब समझो, पहली बात क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर क्वेश्चन कुछ भी बन कर सकते हैं कि पहली बार कहां से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पंचायती राज समितियों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आप बहुत अच्छा अगर काम करना चाहते हो तो एक बार पंचायती राज को आप जाके पॉलिटी से तैयार कर सकते हो। 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन मोदी जी मधुबनी के, अब देखो उन्होंने क्या क्या, ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है। ठीक है, वहां पे गए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मान लो पंचायती राज दिवस के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, उसी में एक स्टेटमेंट डाल दिया कि पंचायती 2025 में पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। रीजन क्या है भाई, पंचायती राज दिवस तो ना यूपी का है ना बिहार का, सबका है। ठीक है, तो मोदी जी वहां पे जाके इतनी करोड़ की परियोजना का शिलान्यास कराए, तो चांस है कि स्टेटमेंट डाल दे, कोई ठीक नहीं है। तो हम दिमाग में ये रखेंगे, इसमें बस ये याद रखेंगे कि इस अवसर पे लगभग 13,500 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन मधुबनी में किया गया। अब आते हैं भारत प्रोजेक्ट को समझेंगे। ठीक है, भारत प्रोजेक्ट को, तो भारत प्रोजेक्ट क्या कर रहा है कि बेसिकली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो टीयर 2 सिटीज है, जो टीयर 3 सिटीज है और जो रूरल एरिया है, तो टीयर 2, टीयर 3 और ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। तो भारत प्रोजेक्ट योजना किसके द्वारा, किसने शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल जी ने इसको शुभारंभ किया, पीयूष गोयल जी ने भारत प्रोजेक्ट, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने इसको शुभारंभ किया। और इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप समझ गए, इसका टारगेट।
ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना चाहिए। इसमें टीयर 2 टीयर 3 ऐसा जगह कि ये ग्रामीण भारत के लिए योजना है, ठीक है, केवल ग्रामीण, ये ग्रामीण भारत के, ठीक है, 10 लाख उद्यमियों या केवल ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को, केवल ग्रामीण तो लिखेगा नहीं, अगर ये भी लिख देगा केवल ग्रामीण लिख देगा तो आप लोग केवल से काट दोगे, बट अगर ये भी स्टेटमेंट दे कि ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाने का योजना है, तो ग्रामीण भारत की नहीं, टीयर 2 टीयर 3 और ग्रामीण भारत, ठीक है। आते हैं आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम किस हाल ही में किस स्टेट ने स्टार्ट किया, या इस कार्यक्रम को किसने मंजूरी दी, तो उत्तराखंड ने, ठीक है। अच्छा, तो उर्दू भारत यूपी की आधिकारिक भाषा कब बनी थी, बताओ। आगे कह रहा है कि यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। मोदी जी आप बोलोगे कि सर आप तो बोले कि दूसरे स्टेट का मत याद करो, लेकिन देखो कभी भी अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कोई काम होता है तो हमारे लिए स्टेट स्पेशल हो जाता है, हमको याद करना चाहिए, वो हमको एक बार रीडिंग करना चाहिए। तो मोदी जी भाई यमुनानगर जाते हैं हरियाणा के, वहां पे कह रहे हैं कि 233 एकड़ में विस्तारित दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक इकाई की उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन सकता है कि मोदी जी ने कहां पे, ठीक है, 233 एकड़ में विस्तारित दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट के, ठीक है, किसने बताया, दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, यह 500 एकड़ में फैली यमुना हरियाणा में एक, ठीक है, आधुनिक मतलब थर्मल पावर प्लांट है। सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, इसका क्षमता 800 मेगावाट है या 1600 मेगावाट है, ऐसी भी स्टेटमेंट दे सकता है। इसको हमको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट। सॉरी, अब ये छोड़ो, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखो ये किस ड्यूरेशन के बीच में स्टार्ट हुआ है, 24-25 से लेकर 28-29, 24-25 एक साल, 25-26, 26-27, ठीक है, 27-28, 28-29, यानी 5 सालों के लिए, 24-25, 25-26, 26-27, ठीक है, 27-28, 28-29, 5 साल के बाद के लिए इसको स्टार्ट किया गया। कह रहा है यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। यही दोनों स्टेटमेंट दे दे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में दो कथन, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यही दे दे। यह कार्यक्रम 100% इसी को दे देगा, या तो दे देगा 75-25 का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक। आइए छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना को देखते हैं। ये कितनी इसकी क्षमता है, क्योंकि क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ की पहली है, ठीक है, पहली है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। एक तो इसकी क्षमता कितनी है, तो 2 × 660 यानी 2 इकाइयां हैं, 660 मेगावाट की यहाँ पे 2 इकाइयां खोली गई हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे देखेंगे, आगे क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना, ठीक है, लिंक परियोजना, ध्यान देना। तो अब तो पहली बात समझो कि कोसी नदी के बारे में कुछ चीज आप समझो। तो कोसी क्या है, गंगा की सहायक रिवर है। कोसी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा से कटिहार में जाके मिलती है, ठीक है। ये अब ये लगभग नेपाल हिमालय से निकलती है आपकी कोसी, ठीक है। ये 3 नदियों के संगम से बनती है कोसी नदी, सून कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी। इन 3 नदियों के संगम से आपकी अकेली कोसी रिवर बनती है। नाम याद करना, स्क्रीन पे लिखा भी है, सून कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी, इन 3 नदियों के संगम से बनती है। अब यहां पे एक मेची नदी है। मेची एक रीजनल नदी है जो कि महानंदा की सहायक नदी है, और महानंदा बताओ क्या गंगा की सहायक नदी है? महानंदा बताओ क्या गंगा की सहायक नदी है? यस या नो कमेंट करो। अब देखो इन दोनों नदियों के लिंक की बात चलेगी भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको लिंक करने की बात चल रही है, ठीक। अब देखो नदी जो परियोजना, जोड़ो परियोजना क्यों ला जा रहे हैं, ताकि भैया सूखा की समस्या से निपटा जा सके, बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। तो कह रहा है प्रधानमंत्री ये योजना कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो अभी किन 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है, बिहार की किन 2 नदियों को, तो कोसी और मेची, ये इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए तो खास तौर पे, और वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अब आते हैं पीएम 3.0। देखो युवा योजना पीएम मोदी ने जो लेके आया था ना, इसमें एक ही ट्रिक था, मैंने जब आया था तब भी ये पता था और पेपर में संजोग से ये क्वेश्चन किया गया था कि इसमें युवा की परिभाषा है 30 ईयर से कम। इसमें युवा का मतलब क्या है, ये युवा लेखकों को प्रमोट करने के लिए लागे, ताकि भाई अब सब लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे लिखना पसंद करें, किताब नहीं। ठीक है, तो अभी जो ये किताबें आप पढ़ रहे हो ना कि 75 किताबें लिखी जा रही हैं, आपको पढ़ के बड़ा तकलीफ हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, भाई वो सब फेसबुक वाले लिखेंगे अब इसके बाद से। तो ये वो कि भाई 30 ईयर से कम उम्र के लेखकों को प्रमोट करने के लिए इस योजना को लाया गया 30 ईयर से कम। महिला समृद्धि योजना क्या है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। देखो भाई अब यही योजना यूपी गवर्नमेंट आने दो, मतलब अगला चुनाव ऐसी योजना, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी लाएगी। तो 2500 रुपया देखना, 2500 रुपीज क्या है हर महीने पर मंथ महिलाओं को मिलेंगे। ठीक है, अब ये योजना ऐसे ही एक मांझी बहन योजना थी महाराष्ट्र की, 1500 रुपया मिलना था उसमें। ठीक है, लेकिन भाई वो सरकार बना दी। ऐसी योजना अभी मैनिफेस्टो आने दो बिहार में, लिख के लो आने वाली है, साइन करा लो मेरे से, जहां को वहां साइन कर देंगे। आ रही है ऐसी योजना यूपी में भी और यही योजना आएगी बिहार में भी। ठीक है, अब ऐसी योजनाएं आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महिलाएं 50% वोट का कंट्रीब्यूशन रखती हैं। और बल्कि मैं बताऊं, अगर ये निकाल ले कोई ना तो पुरुषों से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखेंगे। ये 1500-2500 रुपया महीना मिल रहा भाई, ठीक है, हो गया काम अपना। अब ये उनको क्या करेगा, सशक्त बना देगा। ठीक है, आते हैं यहां पे मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में, देखो क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया कहां पे, त्रिपुरा की लड़कियों के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहां की के लिए, सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा इस योजना का मतलब संचालित किया जा रहा है, मतलब उद्घाटन किया गया, घोषणा किया गया, तो कहां की लड़कियों के लिए। तो बालिका समृद्धि योजना हो या कन्या आत्मनिर्भर योजना हो, वो त्रिपुरा के लड़कियों के लिए स्टार्ट किया गया, त्रिपुरा की लड़कियों के लिए। इंपॉर्टेंट है, यही बात इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब क्या बोला जा रहा है, कह रहा है भाई कि इसमें यह बोला गया है बालिका समृद्धि योजना के तहत कि भाई कि बालिका का जन्म होता है तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एक बॉन्ड आपसे भरवा लेगी, एक बॉन्ड भरवाएगी। उसमें क्या होगा, उसके नाम पर 50,000 रुपए जमा करेगी राज्य सरकार, बॉन्ड के रूप में उस लड़की के नाम पे 50,000 रुपीज जमा करेगी। अब यही 50,000 रुपया 18 वर्ष पूरा होने पे 8 to 10 लाख रुपए तक की धनराशि हो जाएगी जो आपको मिलेगी। कितना जो आपको मिलेगी, 8 to 10 लाख रुपए। बहुत ही प्यारी योजना है। मुझे लगता है कि मतलब ये योजना, बल्कि मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट को इन योजनाओं से ज्यादा, हालांकि इस योजना का पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा होगा तत्कालीन, और इस योजना का दीर्घकालीन पॉजिटिव इंपैक्ट बड़ा ज्यादा होगा। क्योंकि सोचो कि 18 साल की बच्ची हो रही है और उसको 8 to 10 लाख रुपीज मिल जा रहा है, तो अब वो उच्च शिक्षा के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर नहीं है। अगर वो किसी कारण से असहाय भी हो जाए तो भी उसकी पढ़ाई लिखाई फल्ला ढमका तो किसी कीमत पे रुकने वाली नहीं है। हेलो, ओके, ये चीज हो गया। अब आते हैं गोविंद घाट। अब तो गोविंद घाट, ठीक है, ये देखते हैं गोविंद घाट हेमकुंड में मैंने पहले भी कराया है। बेसिकली पर्वतमाला परियोजना आई थी 2022-23 में, इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो टूरिज्म है उसका प्रचार कर पाना। क्योंकि देखो दो टॉप पॉइंट्स को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं कि रोपवे स्टार्ट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा कर सकते हैं, ठीक है, आवागमन को तीव्र कर सकते हैं। इसी के लिए गोविंद घाट से हेमकुंड दो परियोजनाएं चली है इसके तहत। एक परियोजना चली गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में, ठीक है, एक परियोजना चली गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में जो कि 12.4 किलोमीटर की परियोजना है, और एक चला है सोनमार्ग से केदारनाथ के लिए, सोनमार्ग से केदारनाथ के लिए। तो दो रोपवे परियोजनाएं स्टार्ट है। एक है गोविंद घाट से हेमकुंड। हमको ये याद करना है जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में जो रोपवे परियोजना है ये कितनी है, ये 12.4 किलोमीटर की परियोजना है। और इससे आधा किलोमीटर ज्यादा की परियोजना जो है वो आपकी है क्या, सोनमर्ग से केदारनाथ के बीच की रोपवे परियोजना। ये 12.9 किलोमीटर की परियोजना है, 12.9 किलोमीटर की, ध्यान देना। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो पहली परियोजना यानी गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच में, इसकी क्षमता है 1100 पर आवर, मतलब क्या, PPHPD, मतलब पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन। इतने पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन जाएंगे, ठीक है, इसकी क्षमता दिखा रही है। और दूसरी जो परियोजना है उसकी 1800 PPHPD क्षमता है, सोनमर्ग से केदारनाथ के बीच में।
आते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, तो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना कब आई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी आपकी फेब 2016 में, या हम लोग कह सकते हैं बेसिकली 2016 में फरवरी, तो क्योंकि करके 18 फरवरी 2025 को इस योजना के 9 वर्ष पूरे हुए, तो चांसेस है कि फेब 2016 में आए हो, हालांकि लिखा नहीं है तो हम लोग 2016 ही मानते हैं, ठीक है ना। इसके पूरे हो गए। आगे क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट की गई। तो इसमें क्या था कि भाई रूफ टॉप पे हम क्या करेंगे, 2 किलोवाट का मतलब और 3 किलोवाट का हम करेंगे, रूफ टॉप स्टार्ट करेंगे, सोलर परियोजना। इसमें सब्सिडीज की व्यवस्था थी। यहाँ पे इसके लक्ष्य के बारे में लिख रहा है कि 2024 में, फरवरी 2024 में योजना को स्टार्ट किया गया था। इस परियोजना का कह रहा है कि इस परियोजना का लक्ष्य है कि विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। इसका लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का, ठीक है, सौर ऊर्जा से जोड़ने का, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का 10 साल हो गया, ये जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना ऊपर लिख दीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 10 साल हो गए। अब आइए आगे, कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ बनाएगी, क्योंकि इसको जनवरी 2015 में इसको भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दोनों योजना देखो 22 जनवरी को स्टार्ट होती, 22 जनवरी को, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, हरियाणा के पानीपत से इस योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ताकि जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको समाप्त कर सके, लड़कियों को आत्मनिर्भर बना जा सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको भी कह रहा है कि 10 साल हो गए, ठीक है, इस योजना के भी। इसके कैसे कह रहा है मिशन मौसम हमने स्टार्ट किया। देखो मिशन मौसम हमने क्यों स्टार्ट किया, अभी हमने आईएमडी, जानना आईएमडी के गठन का, ये लिख जाओ 115 का 200%, ये छप सकता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, मिशन मौसम। अब देखो अब मैं एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा हूं, क्लास जो देख रहा होगा यहां तक उसको अगर पेपर में क्वेश्चन लगा तो कितना फायदा मिलेगा, बाकी लोग को नहीं मिलेगा। इस क्लास का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखो मिशन मौसम क्या कर रहा है कि 1875 में, देखो यहाँ पे 150 साल पूरा हुआ आईएमडी के गठन का। तो आईएमडी का गठन कब हुआ, यानी 1875 में। और आईएमडी का गठन किया जाना चाहिए, ये एचएम बैलेनफोर्ड का सुझाव था। मतलब एचएम बैलेनफोर्ड ने इंडायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर नहीं लिखा है कि एचएम बैलेनफोर्ड ने ही इसकी स्थापना की, बट ये लिखा है कि एक ऐसे मतलब ये पर्सनालिटी थे, जो भी रहे हो ये, ठीक है, मौसम वैज्ञानिक रहे हो या जो भी रहे हो, इनका सुझाव था कि भाई ये बनना चाहिए, इनके द्वारा ये बनाया गया। ये स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखा है, यानी एचएम बैलेनफोर्ड का नाम कहीं जोड़ के आता है आईएमडी से तो हम इसको टिक मारेंगे, एचएम बैलेनफोर्ड होंगे। क्वेश्चन ऐसा कुछ भी आ जाए कि किसने स्थापना किया, ये वो, तो एचएम बैलेनफोर्ड ढूंढना और टिक मार देना, ठीक है ना। एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा। अब देखो तो भाई 150 साल हो गए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो मोदी जी ने क्या किया, एक लोगो लॉन्च किया। ये लोगो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ये लोगो बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान रखो। इस लोगो में आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर की एक आयताकार बाउंड्री डिसाइड की गई है, और उस आयताकार बाउंड्री के अंदर लिखा है 150, क्या लिखा है 150, जिसमें जो आयताकार बाउंड्री है वो ग्रीन कलर की है, और जो 150 लिखा है वो पहले भगवा है, फिर ग्रीन है, फिर भगवा है, यानी और जो जीरो बनाया गया है उस जीरो में सब कुछ शामिल किया गया है, और उस जीरो में जो शामिल किया गया वो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो उस जीरो में तीन क्या, मतलब 3 आउटर लाइन हम लोग कह सकते हैं। एक तो पहला जो सबसे बाहरी उसका आवरण है, उस पे 1875 और 2025 लिखा, और बीच में अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ के, ठीक है, एक तरफ 1875 लिखा है, ठीक, और दूसरी तरफ 2025 लिखा है, यानी राइट साइड में 1875 लिखा है और लेफ्ट साइड में 2025, क्योंकि अभी मेरे राइट में 2025 लिखा है तो मतलब लोगों का लेफ्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, राइट में 1875 लिखा है, तो एक तरफ 1875 और एक तरफ 2025। ये क्या कर रहा है कि भाई इसकी स्थापना हुई 1875 में, 2025 में 150वां साल आ गया, ठीक है। और उसी में नीचे साइड का संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, आदित्यात जायते वृष्टि। मैंने गूगल किया कि ये वर्ड कहां से लिया गया होगा, ये तो क्लियर है कि किसी भारतीय किसी मतलब ग्रंथ से लिया गया होगा। तो ये
कई जगहों पे लिखा है कि प्राचीन टेक्स्ट से लिया गया, प्राचीन ग्रंथ से लिया गया। ग्रंथ का नाम एक ही जगह मिला है, वो सही लिखा है गूगल पे या गलत मैं नहीं जानता, बट लिखा है मनुस्मृति। ध्यान रखना, मैक्सिमम जगहों पे ये लिखा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया। ठीक है, आदित्यात जातीय वृष्टि का होता है कि मतलब सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य से वृष्टि यानी वर्षा होती है। अब यहीं से अतिवृष्टि क्या होती है आप बता सकते हो? अतिवृष्टि किसको कहते हैं? ठीक है, अल्पवृष्टि किसे कहते हैं? ठीक है, ये वगैरह वगैरह आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो आदित्यात जातीय वृष्टि ये लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक। संस्कृत श्लोक हमको 3 इंपॉर्टेंट है, अब बताना। एक हमने लोगो जो हमारा है कहां का, सुप्रीम कोर्ट का लोगो, सुप्रीम कोर्ट के लोगो पे भी एक संस्कृत वर्ड है, उसका नाम क्या है वो बताओ, और कहां से लिया गया वो बताओ। दूसरा, अभी यूनेस्को के आई थिंक विरासत स्थल 46वां सम्मेलन शायद भारत में हुआ था। आई थिंक मैं राइट हूं, 46वां तो मैं राइट हूं। तो उसका जो लोगो तैयार किया गया था, तो उसका लोगो मैंने आपको बताया कि भाई हम्पी स्ट्रक्चर, चूंकि हम्पी ऑलरेडी यूनेस्को साइट से, तो हम्पी के परिसर में एक पत्थर का चक्र है, उसी चक्र को उस लोगो में समाहित किया गया, और नीचे उसके एक संस्कृत के श्लोक लिखे गए। वो संस्कृत का श्लोक क्या है और कहां से लिया गया, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 श्लोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 श्लोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पेपर में क्वेश्चन बन के कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो इसका जो दूसरा इनर फेज है, उस पे हिंदी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लिखा है। क्या लिखा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लिखा है, और इंग्लिश में लिखा है इंडियन, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखा है। और 2 अशोक चक्र यहां पे बने हैं, सॉरी हाँ अशोक चक्र बने हैं, 2 अशोक चक्र बने हैं। अशोक स्तंभ पहले वाले में अशोक स्तंभ है, सेकेंड लेयर में 2 अशोक चक्र है। और जो इसका इनर पार्ट है उसमें मानसून के आने का, ठीक है, भारत में मानसून के आवागमन का जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने हैं उनके आगमन का एक लोगो है, एक चित्र है, उनके आगमन का एक चित्र है। ये एनालिसिस हो गया। मैं चाहूंगा पेपर में आए, और उसके बाहर एक वो इंग्लिश में लिखा है ईयर ऑफ सर्विस टू द नेशन, राष्ट्र सेवा के 150 वर्ष, लिख के ले जाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लिया तो चंगा हो, वरना फिर ठीक है पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखो भाई आ गया तो मतलब खूब इज्जत मिलेगी, नहीं आया तो फिर सॉरी, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन मनाओ किया है, आपने इतना काम किया, बाकी ने नहीं किया है, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो टफ क्वेश्चन ऐसे मना हुआ है। अब इसको एक बार देख लो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं हटाऊंगा तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। रुके रहो, इस लोगों को कहीं फिट कर देता हूं। रुके रहो, कहीं तो छोड़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां फिट कर देता हूं, ठीक है, यहां फिट कर दिया। लो भैया फिट कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसका जरूर लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ये देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन है कि टॉपिक है प्रधानमंत्री द्वारा विशाखापत्तनम में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। ठीक है, विशाखापत्तनम का पे आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे किसकी, क्या हमको कोई इंपॉर्टेंट जो हमको याद करना चाहिए, तो एक रीडिंग लगा लो कि यहाँ पे अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई, कहां पे? विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में, ठीक है। आइए भैया नेक्स्ट देखिए, ठीक है। कह रहा है यह परियोजना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत
पहला हरित हाइड्रोजन हब है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मैंने आप लिखा है कि 2023 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, बजट 2025-26 में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। दो फैक्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दिया है। हरित हाइड्रोजन मिशन कब आया था? 2023 में, और अभी वर्तमान के बजट में 200 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये हमारे लिए हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इसको स्टेबल किया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है पार्वती कालीबंगा चंबल लिंक परियोजना, यानी पार्वती और काली सिंध नदी और चंबल नदी, इन तीनों को लिंक किया जा रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये परियोजना किन के बीच में क्या है, एक अनुबंध है, एक सहमति पत्र है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में ये डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और मोदी जी केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। देखो, एमपी में भी भाजपा की सरकार और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार, तो ये इस समय नहीं होता तो कब होगा? तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना स्टार्ट की गई। ठीक है, इसमें भाई 72,000 का खर्च आने वाला है। 35,000 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देगी, राजस्थान गवर्नमेंट 37,000 देगी। अब कैसे तैयार करोगे भाई? राजस्थान को पानी की ज्यादा जरूरत है, तो राजस्थान बोले हम 2,000 करोड़ ज्यादा दे देंगे। तो 72,000 करोड़ को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक को 2,000 करोड़ ज्यादा देना है। ठीक, तो यानी 35, 35, 70, एक देगा 72, एक देगा 37, एक देगा 35। ठीक है, तो 72 के को ऐसे डिवाइड किया गया है, 35 के प्लस 37 के। इजी है, 37 के किसका समझना इजी है भाई, जिसको ज्यादा जरूरत है वही 2,000 ज्यादा देगा। ठीक है, बीमा सखी योजना समझते हैं। बीमा सखी योजना स्टार्ट किया मोदी जी ने कहां पे? पानीपत हरियाणा में। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि भाई जो बीमा सखियां बन सकती हैं वो 18 से 70 साल की महिलाएं बन सकती हैं। एजेंट, बीमा एजेंट, एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगे। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की उद्देश्य से यह परियोजना शुरू किया गया। ठीक है, ताकि महिलाओं को क्या किया जाए, आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। इस योजना के तहत बोला गया कि जो महिला एजेंट के तौर पे जिनको ट्रेनिंग दे लिया गई, जिनको जो एजेंट के तौर पे स्टार्ट कर देंगे काम, उनको पहले वर्ष मासिक रूप में 7,000 रुपए इंडक्टिस में तनख्वाह मिलेगा। पहले तो ये फिक्स है कि भाई 7,000 तो आपको मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बीमा करने वाली कौन है भाई? पुरुष है, महिलाएं तो है नहीं। तो पहले बार गवर्नमेंट बोली भाई हम तुमको 7,000 देंगे, तुम कुछ एजेंट के तौर पे कमा पाओ या ना कमा पाओ, 7,000 हम तुमको देंगे। प्लस अब तुम जितना बीमा बेच दी तो उसका कमीशन तुम्हारा है, जो मिलेगा कमीशन वो तो है ही है। सरकार बोली भाई अगले साल तुमको 6,000 देंगे। ठीक है, अब तुम सेटअप हो जाओगे, थोड़ा जगह तुम्हारा कमीशन थोड़ा ज्यादा आने लगेगा, तो 6,000 देंगे, बाकी तुम्हारा जो कमीशन आ रहा है, और तीसरे साल हम तुमको 5,000 देंगे, प्लस तुम जितना कमीशन पा पाओ। यानी 3 ईयर तो गवर्नमेंट एक तो सपोर्ट करेगी, पहले 7,000 एक साल देगी, फिर 6,000 एक साल देगी, फिर 5,000 एक साल देगी, प्लस जो तुम्हारा कमीशन हो। ठीक है, ये बात है इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हियो जल विद्युत परियोजना कहां की है? देखो यहां पे दो परियोजनाएं, तातो वन जल विद्युत परियोजना और हियो जल विद्युत परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं का संबंध आपके कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश से। इन दोनों परियोजनाओं का संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल कहां स्टार्ट किया गया? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा इस पहल को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो बस इतना दिमाग रखो कि इसको ICMR द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। यहीं पे ऐसे टिक बना के लिख लो ICMR, बाकी अंदर कुछ मत पढ़ो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, कहां स्टार्ट किया गया? तो हजारीबाग झारखंड में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, लास्ट टाइम इसके ऊपर बहुत बड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम इसके बारे में बहुत बड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ था, इस बार आर्टिकल काफी छोटा है, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं जरा सा बस टाइम लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, थोड़ा सा और भी एडिशनल फैक्ट बता दूंगा कि भाई उस समय क्या लिखा था, इस समय क्या लिखा था। ठीक है, वो मैं इजीली दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बड़ा सा वही कर दूंगा आगे।
बजट तो उतना ही, बस देखो इस बार का क्या है, बजट दे दिया। उस बार बेसिकली कितने लोग था, मैंने ये भी लिखा था, बोला था कि भाई कि उस बार की 63,000 गांव को टारगेट किए जाएंगे, उसमें लगभग 5 करोड़ के करीब में जनजाति परिवार जनजाति रहेंगे। तो यानी इसका लाभ जो होगा उसको जनजाति परिवारों को 5 करोड़ लोगों को मिलेगा, और 63,000 गांव में परियोजना स्टार्ट की जाने वाली थी, 63,000 गांव में, ठीक है। और इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट लिखी थी पेपर के लायक, तो इसमें कुल 25 कार्यक्रम शामिल किए गए, जनजातियों के समाज कार्यक्रम शामिल किए गए, जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम शामिल किए गए, और ये 25 कार्यक्रम कुल 17 मंत्रालयों के द्वारा संचालित किए जाएंगे, यानी 17 मंत्रालयों के काम को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। लास्ट टाइम आइदस्ट्रीम में बात लिखी गई थी, ठीक है, यहाँ पे बताऊं आगे समझ में। तो 17 मंत्रालयों की कुछ 25 कार्यक्रम यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट किए गए जो सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित है। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल्स इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग, यानी यूपी एग्रीज परियोजना। यूपी एग्रीज परियोजना किसकी सहयोग से स्टार्ट किया गया, तो विश्व बैंक के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले इस परियोजना को कौन क्रियान्वित करेगा, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट के द्वारा क्रियान्वित की जाने इस परियोजना की अवधि 6 साल होगी, ठीक है, वित्तीय वर्ष 24-25 से लेकर 29-30 तक, ठीक है। तो 6 साल इसकी अवधि होगी। ये चूंकि यूपी स्पेशल है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो देखो ओंकारेश्वर हमको बताया कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्या है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ओंकारेश्वर क्या है, ओंकारेश्वर में जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। और इसी यही ओंकारेश्वर में ही एक फ्लोटिंग में ही क्या किया गया है, 90 मेगावाट की एक परियोजना का, ठीक है, सफलतापूर्वक इसको चालू कर दिया गया। यहाँ पे 90 मेगावाट की इसमें एक परियोजना को अभी चालू भी कर दिया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन में अभियान देखेंगे, साइबर सुरक्षा नामक अभियान अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। देखिएगा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया अभ्यास, ठीक है। तो मध्य प्रदेश लिखा है, मध्य भारत में इसको आयोजित किया गया, ना कि मध्य प्रदेश लिखा है, इसको मध्य भारत, सेंटर इंडिया में इसको मध्य भारत में साइबर सुरक्षा अभ्यास स्टार्ट किया गया, क्योंकि साइबर थ्रेट्स जो सर्वाधिक हैं वो यूपी में है। साइबर सर्वाधिक अपराध साइबर कहां पे है, यूपी में है। तो कह रहा है कि हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो डिफेंस साइबर एजेंसी ने मध्य भारत में अब साइबर सुरक्षा अभ्यास क्या किया अभ्यास टाइगर क्ला। मैंने क्या किया था कि अमेरिका के द्वारा हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे अमेरिका से, उसका अरेंजमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था। आप सब मेरे भाई टेलीग्राम पे पीसीएस अभ्यास से जुड़ जाओ, बहुत सारी चीजें मैं करंट अफेयर के ऊपर अपडेट करा रहा हूँ इंटरलिंक करके, ताकि आपको रिवीजन आसान रहे, ठीक है। तो अब देखो एक साथ मैं आपको बोलूं कि सारी जो प्रैक्टिसेस है उनको क्रम में याद करो तो नहीं याद हो पाएगा, बट मैं क्या करूंगा इसी तरीके से अभी अमेरिका का भेज दिया हूं, फिर हम जितने जापान के साथ करते हैं उनका भेज दूंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं को अरेंज करा के भेज दूंगा, जो प्रैक्टिस है हमारा बायलैटरल प्रैक्टिस है, तो हमको अरेंज याद करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान हो जाएगा। टाइगर क्ला, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में क्या जाता है, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में क्या जाता है, और इस बार टाइगर क्ला का आयोजन कहाँ किया गया, भारत में। टाइगर क्ला का आयोजन कहाँ किया गया, भारत में किया गया, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, इसी के लिए इसको छोड़ दिया हूं कि पूरी उड़ीसा से इसको शुरू किया गया, कहां पे इसको खत्म किया गया, ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कहां खत्म किया गया, हैशटैग कमेंट बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं इसी के लिए इसको छोड़ रहा हूं, हैशटैग कमेंट। आगे आपको कह रहा है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के संदर्भ में कह रहा है कि भाई मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया, इसको ठीक है आयोजित किया गया, आयोजन मालदीव माफीलापुसी एटोल कहाँ मालदीव में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। आयोजन यहां से लिख देता हूं, आयोजन कि इसका जो आयोजन किया गया वो माफीलापुसी एटोल महाद्वीप में मालदीव में किया गया। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शारदा, यहां पे अब देखो एक नोट्स बनाना आपको, यहां पे ऐसे लिख देना कि अभ्यास, ठीक है, और यहां पे लिख देना युद्धपोत या, ठीक है,
लड़ाकू विमान या कुछ भी ऐसे लिख देना, लड़ाकू विमान ऐसे कुछ लिख देना, या विमान जो भी कह लो। अब होगा क्या ना कि जैसे मान लो अब यहाँ पे आप लिखो HADR, ठीक है, मानवीय सहायता आपदा राहत, HADR में कौन किसने पार्टिसिपेट किया, INS शारदा। ऐसे भी 4-5 आपको नोट करना है, ठीक है। तो आपका हो गया INS शारदा। इसी तरीके से आगे आओ, ठीक है, मेघयान 25 आप रीड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनियोकॉस देखते हैं। इनियोकॉस में सबसे बड़ी बात क्या ना कि ये ईयरली नहीं, यह एक द्विवार्षिक है। इनियोकास ये ईयरली होता, लेकिन ये द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक परियोजना वायु अभ्यास है। इनियोकॉस क्या है, ये एक वायु अभ्यास है। पहली बात तुमको समझना कि ये क्या है, ये एयर प्रैक्टिस है, ये एक वायु अभ्यास है। कहाँ किया गया, तो इसका ठीक है आयोजन, यहाँ पे देखो लिखा है आयोजन, इसका आयोजन ग्रीस में किया गया, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में किया गया, ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में इनियोकॉस 2025 का आयोजन किया गया। अभ्यास प्रचंड प्रहार देखोगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। करा यह भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। अभ्यास प्रचंड प्रहार का मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। सी ड्रैगन से आपको चाइना समझ आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो कह रहा अभ्यास सी ड्रैगन यूएस नेवी द्वारा आयोजित, इसका आयोजन कौन करती है, तो यूएस नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यूएस नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कह रहा है कि क्या है कि यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। यह बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी सी ड्रैगन, पनडुब्बी को क्या बोलते हैं हम लोग, सी ड्रैगन बोलते हैं। तो पनडुब्बी रोधी एक युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन इस बार अमेरिका में किया गया, अमेरिका के गुआम तट पे किया गया। इसका आयोजन गुआम तट यूएसए, अमेरिका के गुआम तट में किया गया। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है। जी सर, ओके। अब देखो ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है, ये कह रहा है कि क्वाड देश तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड देश के अतिरिक्त कह रहा है इसमें दक्षिण कोरिया के भी नौसेना पार्टिसिपेट करते हैं। तो सी ड्रैगन में ये भी पूछ सकता है कि ये क्वाड देशों के बीच आयोजित एक, केवल क्वाड देश के बीच इसमें, या केवल क्वाड देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्वाड देश के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया भी पार्टिसिपेट करती है, या यही लिख दे कि क्वाड देश के अतिरिक्त इसमें दक्षिण कोरिया की नौसेना भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अब हम देखेंगे अभ्यास डेजर्ट हंट समझेंगे। अभ्यास डेजर्ट हंट तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो इसको आयोजन का होगा, देखो कह रहा है कि ये एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है, भारतीय वायुसेना द्वारा इसको आयोजित किया गया जोधपुर में। ये रीडिंग अपने लिए कर लेना। सागर कवच क्या है, वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, ठीक है। ये तटीय सुरक्षा, सागर को क्या हम लोग कवच प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, यानी तटीय सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसको वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया। अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहां किया गया, ये क्या है, ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ये भी बहुराष्ट्रीय, तो जितने बहुराष्ट्रीय हैं, बहुराष्ट्रीय, देखो ये भी क्या है आपका बहुराष्ट्रीय है। ऊपर भी हमने बहुत सारे बहुराष्ट्रीय देखा, तो निम्नलिखित कौन सा बहुराष्ट्रीय प्रैक्टिस ऐसा भी सकता है। सी ड्रैगन भी आपका क्या है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है। ऊपर भी शायद मैंने एक बहुराष्ट्रीय हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसको देख लेंगे बाद में। अब देखो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो आपको मैंने चार्ट बनवाया था, उसमें लिखो INS शार्दुल ने। अभ्यास कोमोड में किसने पार्टिसिपेट किया, INS शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया। और लंबी दूरी का समुद्री निगरानी जो विमान है P-81 P-8I ने भी पार्टिसिपेट किया। P-81 नहीं, P-8I, ठीक है। ये क्या है, लंबी दूरी का समुद्री निगरानी विमान है, ठीक है, P-8I। उसी चार्ट में इसको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे लिखना है क्या, अभ्यास कोमोड, यहाँ पे लिखवाया था ना, यहाँ सेकेंड ऐसे बनाना, यहाँ पे लिखना अभ्यास कोमोड, यहाँ पे लिखना INS शारदा और P-8I ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3।
चिवालरस नाइट 3 का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है कि ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की गई यूएई में। इस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? यूएई में। ठीक है, गाजा में युद्ध विराम के पश्चात इसको इस अभियान को चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद से है SAREX। ठीक है, इसको देखेंगे तो कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल और के राष्ट्रीय समुद्री खोज और कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला का 11वां संस्करण था। सिंपल से अगर इसको देना होगा तो इसको रीडिंग ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीडिंग ही करना है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का ये एक अभ्यास है जो कि केरल कोच्चि में किया गया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 27 नवंबर। ठीक है, 25 को मेरा जन्मदिन है, 24 को रमन सर का है, और मेरे जन्मदिन के 2 दिन बाद बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, मैं बाल नहीं रह गया, ठीक है, लेकिन ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया। अब देखो, बाल विवाह को रिलेटेड हमने कई सारे एक्ट्स हैं, शारदा एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बात है कि अलग है, बताओ। तो कई सारे एक्ट्स बने हैं जिसमें कभी 12 साल फिक्स किया जाएगा, कभी 14 साल फिक्स किया जाएगा, कभी 16 साल फिक्स किया जाएगा, कभी कुछ फिक्स किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम एक एक एक्ट को समझ लेंगे। बाल विवाह की रोकथाम का प्रयास आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से देखना स्टार्ट होता है। सी विजिल कह कि प्रति 2 वर्ष में होने वाला देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभियान है। सी विजिल प्रति 2 वर्ष, ये प्रति 2 वर्ष में होने वाला देश का सबसे बड़ा रक्षा अभियान है, जानना। विम बैक्स, तो विम से वियतनाम, बैक्स ठीक है, बी से भारत एक्सरसाइज। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में इसका आयोजन किया गया। इसके कुछ हिस्से का आयोजन चंडी मंदिर के पास भी किया गया। विम बैक्स का आयोजन क्या किया गया? हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर पे। वज्र प्रहार समझेंगे, वज्र प्रहार, 1 सेकेंड। ठीक है, फिर समुद्री साझेदारी अभ्यास देखेंगे। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारतीय नौसेना और जर्मनी की नौसेना के बीच किया गया। ठीक है, इसमें INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया। आयोजन हिंद महासागर में किया गया। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है, या ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पे, या हम लोग कह सकते हैं कि भारत और सिंगापुर की वायुसेना ने इसको वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा, ठीक है, वायुसेना स्टेशन पे इसका आयोजन किया गया। इसके बाद से हम लोग बारी है समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के अलावा US, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आप बताओ क्या ये सब के सब क्वाड देश हैं? क्या बताओ ये सब के सब क्वाड देश हैं? क्या ये सब के सब क्वाड देश हैं? यस या नो कमेंट करो, यस या नो कमेंट करो। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभ्यास 1 समझ जाओ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। अभ्यास 1 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अभ्यास 1 इस बार की राष्ट्रीय संगोष्ठी तमिलनाडु चेन्नई में मनाई गई। तो यहां से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं आयोग एवं समितियां पढ़ेंगे। तो देखो, अभी कोचिंग संस्थानों पे छात्रों की निर्भरता बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी का निवारण किया ताकि प्रवेश परीक्षाओं में निष्पक्षता भी आए और थोड़ा सा ये जो निर्भरता बढ़ गई है इसकी भी जांच की जाए। तो 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में। तो किसकी अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया? तो डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में। मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार साध्यता सूचकांक पर रूपरेखा हेतु एक समिति गठित की गई। ठीक है, कह रहा कि बेसिकली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समिति 2 सितंबर 2024 में गठित की गई थी भरत खेड़ा के अध्यक्षता में, और अभी समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार के को लेके एक कमेटी गठित की गई थी भरत खेड़ा की अध्यक्षता में, और अभी इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह राष्ट्रीय खेल महाकुंभों को महाकुंभों बोल रहा हूं, राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है,
जो मानदंड है उनमें संशोधन होना चाहिए और उस संशोधन को एक समिति सुझाव दे, इसके लिए एक समिति का गठन कर दिया गया सचिव कुणाल की अध्यक्षता में। तो सचिव कुणाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई ताकि राष्ट्रीय खेल महासंघों की वित्तीय सहायता के जो मानदंड है उसमें संशोधन किया जा सके। इसको रीडिंग करनी बस आपके लिए। फिर एम्स में के आधुनिकीकरण के लिए भी, ठीक है, तो वीके पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल। इंपॉर्टेंट आपका है ये, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग के बाद से यही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नए आयकर विधेयक 2005 की जांच हेतु एक प्रवर समिति का गठन किया गया। इस प्रवर समिति की कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी द्वारा इस समिति का गठन किया गया, ठीक है। 31 सदस्यीय समिति है। इस समिति के जो सभापति होंगे वो कौन होंगे? भारत बीजेपी के एक सांसद है वैजयंत पांडा, इसके सभापति होंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए जो प्रवर समिति का गठन किया गया कितनी सदस्यीय है और इसके सभापति कौन है? तो वो है वैजयंत पांडा जी। देखिए, जलवायु वित्त से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी दिसंबर में ध्रुव पुरकायस्थ की अध्यक्षता में, और अभी समिति ने अपना रिपोर्ट दे दिया। इस समिति ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया और इसी के लिए न्यूज में है। एक सेकंड थोड़ा चार्जिंग लगाना होगा। पहला 1 घंटा हमारी क्लास का समाप्त हो गया, पहला 1 घंटा अच्छे से समाप्त हो गया। एक सेकंड, हाँ ठीक है, पहला 1 घंटा समाप्त हो गया। पहले 1 घंटे में हमने 83, 84, 85, 86, 87 5 पेज पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 घंटे में टारगेट करूंगा कम से कम 10 पेज। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम्मेलन एवं समारोह। तो कह रहा है विकास के लिए वित्त पोषण पर 4था अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया। कहां? तो सेविला स्पेन। आपको बस ये याद करना है कि इस सम्मेलन का आयोजन सेविला स्पेन में किया गया। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए रणनीति पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जो किया गया वो ICFR शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बन जा सकता है कि ICFR, ठीक है, ठीक है, ICFRE शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? ये भी क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकता है। तो हम लोग इसके लिए भी रेडी रहेंगे कि ये भी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है। मैंने कल जून का आपको डेट दिया था याद करने के लिए, उम्मीद करेंगे आप सब उसको याद किए होंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 2025 की जो दिवस थी उसकी जो थीम थी आपको बता दूं, उसकी थीम थी रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ये थीम थी, रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अब ये डायरेक्टली तो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है, तो ये भी हम लोग तैयार रहेंगे। ये यहाँ पे देखिए एक संस्थान लिखा हुआ है, ऐसे आप लोग भी नोट किया करिए ताकि हम आपके दिमाग में रहे, कभी रिवीजन करा रहे तो यहाँ पे कर लो, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? जोधपुर में। यहीं पे इस मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। थीम क्या थी? मरुस्थलीकरण एवं सूखे की रोकथाम। साइबर सुरक्षा अभ्यास। अब ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या बन जाए? ऐसे बन जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, या विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1 कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम सम्मेलन 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम ये थी। इस अवसर पर फला जगह पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसे 3 स्टेटमेंट दे देगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है, ठीक है, साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है जिसका नाम ही रखा गया साइबर सुरक्षा 2025, इसका आयोजन कहां किया गया? तो कह रहा है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। लोक संवर्धन पर्व का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। और न्यू दिल्ली में कहां पे? बिरसा मुंडा लॉन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है पोशोनो पोया पर्व। पोशोनो पोया पर्व कहां मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया पोशोनो पोया पर्व।
कह रहा 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है, पोशोनो पोया पर्व। अभी श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं और श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका मोदी जी को मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया, जो कि मोदी जी के द्वारा विदेश में पाया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी, ठीक है, अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन नीस फ्रांस में किया गया। कहां पे? नीस फ्रांस में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन की जो थीम थी, जो मुख्य विषय था, वो क्या था? ठीक है, तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना, ये इसकी मुख्य विषय थी। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से कह रहा है भारत ब्रिटेन वाणिज्यिक विवादों के मध्यस्थता पर अभी क्या किया गया? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया। भाई भारत और ब्रिटेन बायलैटरल ट्रेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है टैरिफ्स वगैरह को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स होते होंगे, तो उस विवाद के समाधान के लिए अभी लंदन में, यूके लंदन में, ठीक है, क्या किया गया? इसका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? आपदा जोखिम को लेके, आपदा जोखिम का न्यूनीकरण क्या सके, इसके लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र स्थापित किया गया। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेके जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से रिलेटेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। 11वीं, देखो अब एक चीज समझा दूं, अब ब्रिक्स की जितनी किसी भी लेवल की कोई मीटिंग हो, देखो ब्रिक्स में अब टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं? 11 हो गए हैं। सही है गलत? ब्रिक्स का सबसे लास्ट मेंबर कौन सा है? ब्रिक्स भाई पहले 3-4 थे, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, 2009 में आई थिंक इसका गठन हुआ था। अभी इसके टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई है? 9, 10, 11 या 12। ठीक है, अब बताओ मैं 11 पे टिक मार रहा हूं, मैं सही मार रहा हूं कि गलत मार रहा हूं? ठीक है, देखो ब्रिक्स में एक रूल क्या है कि जो अध्यक्षता मिलती है वो ABCD के फॉर्मूले बेस मिलती है। तो अभी जो अध्यक्षता 2025 को मिली, किसको मिली है? ब्राजील को। तो B के बाद सिर्फ C की बारी है, तो C यानी चाइना, इस बार चाइना को मिलेगी। ठीक है ना, तो अल्फाबेट के फॉर्म में मिलेगी, ध्यान देना। तो चूंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको मिली है? ब्राजील को मिली है, तो सारी ब्रिक्स रिलेटेड सम्मेलन आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी। सारी ब्रिक्स 2000, इस बार ब्रिक्स रिलेटेड कोई भी आपको फैक्ट देखने को मिले, ठीक है, 2025 लिखा है तो ब्राजील मार देना, सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी थीम को एक बार आप लोग रीड कर लो। थीम एक बार क्या करो आप लोग, इसकी रीड कर लो। ओके, इसको रीड कर लो। यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, ठीक है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द डिजिटल इकोसिस्टम, ये है। तो यहां पे देखो क्या कर रहा है, यहां पे भाई स्पेस और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, यूनिवर्सल और मीनिंगफुल कनेक्टिविटी की बात बोल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत जैन शिखर सम्मेलन। ठीक है, देखो भारत जैन का अभी शुभारंभ किया गया, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। एक्चुअली भारत जैन है क्या समझना, तो कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एक AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मोड है, जिसका नाम भारत जैन है। ठीक है, ये AI बेस्ड मल्टी मॉडल एक क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मोड है, जिसका नाम है भारत जैन। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को इस मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर रागन्या देवी मंदिर है जम्मू कश्मीर में, तो यहीं रागन्या देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि माता रागन्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो माता रागन्या देवी मंदिर आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर खीर भवानी मेला का शुभारंभ किया जाता है या आयोजन किया जाता है।
ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुशांबे ताजिकिस्तान में। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया। ठीक है, फिर ब्रिक्स वाली बात होगी, तो देखो यही पे ब्रिक्स ब्राजीलिया कह रहा है कि इस बार भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किया था संसदीय फोरम में? तो ओम बिरला जी ने पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से ओम बिरला जी ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे लिए फिर यहाँ पे एक हल्की सी लाइन इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक। ठीक है, शासी परिषद की 10वीं बैठक मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की, नीति आयोग की है तो अध्यक्षता तो मोदी जी करेंगे, सिंपल सी बात है। अभी 2वीं बैठक क्यों? तो 2015 में पहली थी तो 10वीं होगी, 15 में ही तो नीति आयोग बनी है। ठीक है, तो विकसित भारत @47 के लिए विकसित राज्य इस थीम पे स्टार्ट किया गया। शासित परिषद की बैठक का आयोजन विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, क्योंकि राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। ठीक है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। सागर माथा संवाद, सागर माथा संवाद कहां? काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। सागर माथा संवाद की जो थीम थी वो थी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन यानी पर्वत, और मानवता यानी ह्यूमैनिटी का भविष्य। ठीक है, फिर ब्रिक्स है तो ब्राजीलिया हो गया, फिर ब्रिक्स है तो ब्राजीलिया हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन कहां किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में किया गया। चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में इसको आयोजित किया गया। कह रहा है इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की तरफ से इसमें INS किल्टान ने पार्टिसिपेट किया, INS किल्टान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, ठीक है, ये 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है और हो कहा है नई दिल्ली में, हो कहा है नई दिल्ली में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसकी मुख्य विषय क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, ये इसकी थीम है। नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, देखो इसकी थीम में एक वर्ड भी है, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना। ठीक है, चुनौतियां और अवसर नामक यह एक कार्यक्रम था जिसका आयोजन हुआ देहरादून। भविष्य ऊर्जा, ठीक है, 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना। भाई उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड में भाई एक हिमालयन स्टेट है। ठीक है, तो भविष्य की ऊर्जा को जनरेट संरक्षण दोगे तो भाई उत्तराखंड में क्या है? भाई देखो जो हिमनद प्रस्फुटन की घटना है वो हो जाती है, तो होता क्या है? उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इससे दिमाग रखो कि वहां पे हुआ होगा देहरादून उत्तराखंड में। इसके बाद से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिर ब्रिक्स का, तो ब्राजीलिया ही होगा। ठीक है, ये देखो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के फैक्ट्स अलग अलग है, बिम्स्टेक का मतलब विभिन्न अलग अलग है, तो हम लोग दिमाग रखेंगे। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का अगर सम्मेलन पूछेगा तो काठमांडू नेपाल में हुआ। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन पूछेगा तो क्या हुआ? काठमांडू नेपाल में। IPU यानी अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक है, अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक है। संसदीय संघ से रिलेटेड संसदीय कोई भी चीज होगा तो उसकी उसमें कौन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है? तो ओम बिरला जी। कौन पार्टिसिपेट किया है? ओम बिरला जी, हमने इसके पहले भी देखा। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट क्या है? तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025, तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर का आयोजन किया गया शिलांग मेघालय में। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर का आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया। शिलांग मेघालय में किया गया। थीम क्या थी? ठीक है, थीम थी तो रामायण की बेस थीम थी भाई। ठीक है, रामायण की प्रतिध्वनियां, आसियान और भारत में कलात्मक यात्राएं, ये थीम थी। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो शिलांग में आयोजित किया गया, शिलांग मेघालय में। इसकी थीम थी रामायण की प्रतिध्वनियां, आसियान और भारत में कलात्मक यात्राएं। देखिए बाहर क्या है ना कि एक घर बन रहा है तो वहां पे वो लोग थोड़ी सी कुछ तो तोड़ फोड़ रहे हैं, मतलब गिट्टी या
एटा जो भी हो फर्स्ट के लिए, मैं उम्मीद करूंगा वो आवाज आपके कान में नहीं जा रही होगी, मेरी आवाज ही आपके कान में जा रही होगी। अगर आप को लगेगा कि सर आपने क्लास तो बना दिया बट मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्लास दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, बट मैं उम्मीद करूंगा कि नॉइस कैंसलेशन ऑन है तो आपके पास आवाज नहीं जा रही होगी। मैं इस लक्ष्य के साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता हूं, चेक करूंगा तो क्लास कट जाएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगी तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा मोड़ा बर्दाश्त के साथ चीजें अच्छे से चल रही होंगी तो आप भी बर्दाश्त कर जाना, क्योंकि मुझे अब तेहरा कंसंट्रेशन बैलेंस करना होगा। नीचे अपने टैब को देखना है, आपकी क्लास को नजर मिलाने के लिए फोकस करना, स्क्रीन कान वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं खुद भी कंसंट्रेट हो रहा हूं, तो आप खुद भी रहना, ठीक है ना। अच्छा, तो जो तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो हमने ये तो देख लिया कहाँ आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कृषि वाला हमने देखा था, कहाँ हुआ था, नेपाल में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। और अगर यही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करोगे तो थाईलैंड, बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ। मोदी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था, छठवां बिम्स्टेक शिखर थाईलैंड में मोदी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। क्या थीम थी? इसकी थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसकी थीम किस थीम पे बेस्ड थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025, इसका आयोजन क्या किया गया? तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में, ठीक है, ठीक है, ये दिमाग रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया, यह कहां पे स्थित है? पॉइंट नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 यूएसए, ऑप्शन नंबर 2 3 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। ऐसे भी आ सकता है, तो श्रीलंका इसका आंसर रहेगा। 10वां रायसीना डायलॉग, तो हमने आपको बताया था न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे घूमने, ठीक है, इसमें घूमने, क्रिस्टोफर लक्सन उनका नाम था। तो हमने इन्हीं को क्या किया, हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग का चूंकि आयोजन हो रहा था, हमने इन्हीं को इनकी अध्यक्षता दिया, हमारे मुख्य अतिथि हो गए। और हमारे मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग पे क्रिस्टोफर लक्सन जी। रायसीना डायलॉग की जो थीम थी, ये 10वां है, 10वां हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो थीम थी वो था काल चक्र, जन यानी पीपुल, पीस एंड प्लेनेट, ठीक है, देना सॉरी अर्थ, ऐसा था, ठीक है, जन, शांति और पृथ्वी। कहीं कहीं, ठीक है, पृथ्वी को प्लेनेट लिखा था, ठीक है, एक जगह। तो कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी, ये दिमाग में रखना। अगली बात है आहार 2025। आहार 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला के तहत आहार 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बस रीडिंग करना और कुछ नहीं। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन, अब ये देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मेला, राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहां किया गया? पहली बात कहां किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। फिर यहाँ पे एक संस्थान आ गया, फिर यहाँ पे एक संस्थान आ गया ना, इसी संस्थान में इसका आयोजन किया गया। इसी संस्थान में क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में क्या हुआ? इसका आयोजन किया गया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम आप देख सकते हो, विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। बस रीडिंग करना, ठीक है। अब चलो इसको जो गुड टिक मारा हूं, इसको आप टिक मारो। अब क्या करना है? आयोजन क्या हुआ, उसकी थीम देखो। अब इसमें क्या क्या हमको याद करना है, इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। TRIC की ट्रिक। पहली बात, आयोजन क्या हुआ ये तैयार करना होता है, जो टिक मारा हो। दूसरा, ठीक है, कोई थीम हो तो थीम में आप कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो। पूरी थीम याद नहीं होगी, बट कुछ कीवर्ड्स पकड़ दो और उस कीवर्ड्स को उस मतलब सम्मेलन को, उस आयोजन को क्या करो, कनेक्ट कराओ, ठीक है, ताकि हमको हमारा काम हो जाए। तीसरा, अगर कोई फोकस कंट्री हो, ठीक है, या कोई पार्टिसिपेट कंट्री यानी भागीदार देश हो, तो हमको तैयार करना था। फोकस कंट्री का कोई भागीदार देश हो तो हमको तैयार करना होता है। अब चलिए आपको मैं टिक मरवाता हूं, आपको क्या क्या चीजें रीडिंग करनी होगी, ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस टिक मारिए अपनी बुक में। इसके बाद से भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस को भी टिक मारिए। बस एक रीडिंग करनी है और कुछ नहीं, रीडिंग करनी है, याद हो ना हो रीडिंग। G20 विदेश मंत्रियों की सम्मेलन, ठीक है, कहां हुआ? ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। G20 वाला विदेश मंत्रियों का बैठक जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, जोहान्सबर्ग। ये इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है।
चलिए नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, बाकी रीडिंग रहेगा आपके दिमाग में जाएगा, ये तो याद रहना चाहिए। हिंद महासागर सम्मेलन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर सम्मेलन कहां पे हुआ? मस्कट ओमान में इसका आयोजन हुआ, मस्कट ओमान में इसका आयोजन हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन का हुआ मस्कट ओमान में इसका आयोजन हुआ, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। इसमें कोई हिंद महासागर से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है हिंद महासागर सम्मेलन में, ऐसे माना इसमें कोई हिंद महासागर से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था कि समुद्री साझेदारी वर्ड था, मैरीटाइम पार्टनरशिप वर्ड था इसमें, ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, भाई ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मुख्य विषय क्या था? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, बताओ कहीं कहां से लिया गया वर्ड? क्या प्रस्तावना से लिया गया है या कहीं और से लिया गया है, ठीक है। फोकस देश कौन है? रशिया है, फोकस देश रशिया है, याद करो, ठीक है। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, टिक मारो कहां? तो अबू धाबी अमीरात में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। एस जयशंकर जी यहां पे गए थे। इसके बाद से आप आसियान मैक्सिमम आपका थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। आसियान के मैक्सिमम सम्मेलन आपके थाईलैंड में हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ध्यान देना, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इस बार इसकी थीम क्या थी? प्रवासी भारतीयों का योगदान। उसमें एक वर्ड, उसकी थीम में क्या था? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी उसमें प्रवासी भारतीयों का योगदान नामक एक टर्म्स था, ठीक है। हमने क्या बोला? हमेशा हमको कुछ टर्म्स जोड़ना होगा ताकि हमारा काम चल जाए। तो भारतीय प्रवासी भारतीयों का योगदान इस बार प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग, ये बता देना। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? गांधी जी का आगमन हुआ था 1915 में, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये मनाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि देखिए कौन थे, ठीक है। मुख्य, ये बात इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि भाई इसका संबंध वैसे भी गांधी जी से है, तो हमको काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि, ठीक है, ठीक है। तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति थी, ना कि पीएम थे, क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। कह रहा कि अगला अगला आप लोग टिक मारो, ठीक है। 10वीं आयुर्वेद और कांग्रेस, ये वाला टिक मारो। 8वां आपको इंडस फूड, चूंकि यूपी में आयोजन हुआ है, तो 8वें इंडस फूड का आयोजन कहां हुआ? ग्रेटर नोएडा में, टिक मारो, ठीक है। ग्रामीण भारत महोत्सव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 साल का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, 1 साल का कार्यक्रम है ये, ठीक है। खैर हमको बस दिमाग में ये रखना है कि मुख्य विषय क्या था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, भारत को विकसित बनाना है तो ग्राम को विकसित बनाना है, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े। 10वां तानसेन संगीत समारोह, टिक मारो, किसको दिया गया? तो ठीक है, ये टिक मारो, किसको दिया गया? अच्छा सॉरी, 10वां बोलो, 100वां जो तानसेन था दिया गया की वजह से नहीं इंपॉर्टेंट है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तानसेन संगीत समारोह में किसको अवार्ड दिया गया? ये तो खैर मैं पढ़ाया हुआ हूं पहले, जो 6 मंथली पढ़ा था जब, ठीक है। बट यहां पे देखो एक चीज क्या दिया है, कह रहा है कि 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर, यह रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर क्या किया गया? इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। ये 100वां था। तानसेन संगीत हमेशा आपका मध्य प्रदेश में ही आयोजन किया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अवार्ड मध्य प्रदेश को ही मिले, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर बार आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ध्यान देना, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसको टिक मारो, असम गुवाहाटी में हुआ, और इसकी थीम एक बार अपने को क्या करनी है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था, तो इसके थीम में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करती है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब को संचालित करती है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। ये टिक मारिए, इसको तैयार करना होगा। 43वां भारतीय, देखिए इसमें भागीदार देश और ये लिखा है, तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की थीम क्या थी? विकसित भारत 2047, ठीक है। भागीदार राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और बिहार, और फोकस राज्य कौन सा है? तो झारखंड। फिर संघाई सहयोग संगठन वाला आप टिक मारिए, पाकिस्तान में हुआ था, मोदी जी का वो जयशंकर सर का वो चश्मा पहनना,
ठीक है, याद है इस्लामाबाद में हुआ था पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन। आरोहा बेसिकली आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, उस टिक मारिए। पहला संयुक्त कमांडर, टिक मारिए आप लोग। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाता है, ठीक है, हिंदी डे हम लोग को मनाते हैं, आप बता भी सकते हो, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको टिक मारिए रीडिंग करने के लिए। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव को भी टिक मारिए, ठीक है ना, इतनी टिक मारिए आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग टिक मारते हैं। नेक्स्ट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग संधि और समझौता करेंगे, ठीक है। संधि और समझौते में बेसिकली क्या होगा कि स्टेट के बीच में कोई समझौता हुआ हो, स्टेट टू स्टेट, या किसी चीज के अप्लाई करने में समझौता हुआ हो, तो वो ठीक है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं इसको, ठीक। जैसे पहले क्या है, मिजोरम सरकार ने अभी भाषणी समझौता किया, बेसिकली बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ, ठीक है। तो हाल ही में किस सरकार ने भाषणी समझौता किया, तो वो मिजोरम गवर्नमेंट, ठीक है। बस ऐसा हेडिंग तैयार करना, आगे बढ़ना है। कह रहा कि सड़क धूल प्रदूषण को कम करने हेतु तो एमओयू साइन किया गया, ठीक है। ये क्या है, तो कह रहा कि अभी दिल्ली एनसीआर में शहरी सड़क पुनर्विकास के माध्यम से सड़क धूल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच में यह त्रिपक्षीय समझौता किया गया, इन तीनों के बीच से, ठीक है। बस रीडिंग छोड़ दो और कुछ नहीं, ठीक है। अमूल के बीच में ये भी एक समझौता है, इसको बस रीडिंग कर लो, ठीक है। हाल ही में अमूल ने क्या किया, अमूल ने COVAP, ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है कि हाल ही में अमूल भाई भारतीय कंपनी है, ने स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने प्रमुख दूध उत्पाद पेश करने के लिए स्पेन की कोपेरेटिवा गनेडेरा डेल वेरे डे लॉस पेट्रोचेस यानी COVP के मध्य समझौता किया, ताकि अमूल अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेच सके। तो अमूल ने भी हाल ही में किसके साथ समझौता किया, तो COVAP, अब स्पेन की कंपनी है, कोऑपरेटिव गनेरेडा डेल वैले डे लॉस, ठीक है, पेड्रोचेस के मध्य। बस रीडिंग छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार मोनास यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और मोनास यूनिवर्सिटी। अब बात आती है कि मोनास यूनिवर्सिटी है कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, और उत्तर प्रदेश सरकार एक ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ समझौता करे तो क्यों की होगी, इसलिए की होगी ताकि क्या हो कि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। एमओयू साइन क्यों की होगी, ताकि हमारे लोग वहां जाके पढ़ सके, उनके एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। एजुकेशन में सहयोग के लिए नवाचार प्रशिक्षण फलना ढिमका, ठीक है। कह रहा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस समझौते को लागू करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस समझौते को लागू करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में काम करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अडानी समूह ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के मध्य समझौता। अडानी समूह और ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में होता। अब ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन कहाँ की है, तो ये भूटान की है, ये भूटान की है। भूटान के ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में समझौता। हाल ही में अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया, तो ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। कितना, 5000 मेगावाट की, ठीक है, परियोजनाओं के विकसित करने के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के विकसित करने के लिए। भारत ब्रिटेन ने अभी मुक्त व्यापार समझौते पे सहमति बनी, ठीक है। भारत ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते पे सहमति बनी। इस समझौते के तहत भारत में बेचे जाने वाले 90% विकसित जो ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी, ठीक है। तो अभी किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक सहमति बनी, तो ब्रिटेन के साथ, ठीक है, ओके। भारत और फ्रांस के बीच में समझौता जो कि इंपॉर्टेंट है, राफेल विमान से रिलेटेड। अप्रैल में समझौता हुआ कि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान, ठीक है, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर यानी 2 सीटर। तो 26 राफेल विमानों की खरीदारी को लेकर एक समझौता हुआ 26। इसमें क्या है, 4 डबल सीटर होंगे और, ठीक है, राफेल, ठीक है, राफेल, ठीक है, ध्यान 26 राफेल। आप समझो 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर की खरीद के लिए बात हुई है। पावर ग्रिड, ठीक है, NEA के मध्य समझौता। NEA ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण है। NEA एन से नेपाल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अथॉरिटी। तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच में नेपाल करा कि नेपाल में
पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनईए के मध्य में एक समझौता हुआ। ये क्या है? तो कह रहा है इस समझौते का तत्व हुआ है कि भारत और नेपाल में 2 संयुक्त उपक्रम कंपनियां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है, अभी इनके द्वारा जो परियोजना डेवलप की जाएगी इनके द्वारा, तो कह रहा है कि 4 केवी इनरुवा नामक एक परियोजना नेपाल में, ठीक है, नेपाल इनरुवा कहां पे है? नेपाल में है। तो 400 केवी इनरुवा न्यू पोडिया एक परियोजना हो गई। इनरुवा न्यू पोडिया कितनी की? 400 केवी की परियोजना है, इनरुवा टू न्यू पूर्णिया के बीच में। ठीक है, तो पूर्णिया भारत में, आई थिंक बिहार में पूर्णिया। ठीक है, और 400 केवी की एक परियोजना की बात यहां पे कर रहा है डोडो धारा से बरेली के बीच में। तो बरेली झुमका जहां गिरा था, याद करिए। ठीक है, तो वो भारत में है। तो ये बोल रहा है, अब भाई ये यूपी से तो ये समझौता होगा नहीं भाई, इंटरस्टेट समझौता तो है नहीं। ठीक है, कंट्री के बीच में समझौता है, तो सिंपल सी बात है। तो 400 केवी की है, बस ये दिमाग में अपने रखना है दोनों का। और एक डोको धारा से बरेली के लिए है। ठीक है, धारा में से बहती हुई जो झुमका है वो बरेली आ गया। ठीक है, तो डोडो धारा बरेली और एक इनरुवा टू न्यू पोडिया। हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसके साथ? तो जापान की कंपनी है ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी सर्विसेज कंपनी। ठीक है, एनटीटी डाटा, बहुत लंबी चौड़ी कंपनी है। समझो कि जापान की एक ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, जापान की एक कंपनी है, तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी नेसा नेटवर्क्स। ठीक है, तो 2 जापान की ग्लोबल डिजिटल परफॉर्मेंस तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी जिसका नाम है नेसा नेटवर्क्स, और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ। भाई हैदराबाद में लग रहा है तो सिंपल से तेलंगाना गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, तो जापान की 2 कंपनियां, जापान की कंपनी कौन सी हो गई? ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी जिसका नाम है नेसा नेटवर्क्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर स्टेब्लिश करेंगे कहां पे? तेलंगाना, हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना है समझौता हुआ। ये इसकी स्थापना कहां की जाएगी? तो मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार के साथ ये समझौता हुआ है, मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने कहा है कि भाई आप हमसे क्या करिए 2385.36 करोड़ की एक अनुबंध साइन कर लीजिए। हम भारतीय वायुसेना के, ठीक है, MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट्स और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स की खरीद को लेकर समझौता हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है इनको अत्याधुनिक कर देंगे, इनमें वारफेयर जो लगाने होंगे, मॉडिफिकेशन जो करना होगा वो सब हम कर देंगे, उसकी आपूर्ति कर देंगे। तो किसके लिए, किस हेलीकॉप्टर के लिए? तो MI-17 V5 के लिए, MI-17 V5 के लिए। अगला हनवा एरोस्पेस एंड एलएनटी के बीच में समझौता हुआ। हनवा एरोस्पेस एंड एलएनटी के बीच में समझौता हुआ। यह अनुबंध भारतीय सेना के लिए 100 अतिरिक्त K9 व्रज-ट्री स्वचालित हॉवित्जर की आपूर्ति के लिए हुआ है। तो कह रहा कि हनवा एरोस्पेस एंड एलएनटी के बीच में समझौता क्यों हुआ? तो कह रहा कि भारतीय सेना के लिए 100 K9 व्रज-ट्री जो कि एक स्वचालित हार्वित्जर है, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौता हुआ। ठीक है, K9 व्रज-ट्री के आपूर्ति के लिए समझौता हुआ। 100 अतिरिक्त मतलब पहले कुछ ऑर्डर हुआ होगा तो 100 उसमें एडिशनल, अभी जो समझौता हुआ उसके तहत 100 एडिशनल होगा। ये देखिए, कह रहा कि भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो फैब है वो कहां पे स्टेब्लिश किया गया? तो धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? धोलेरा गुजरात में। उसके लिए किनके बीच में एमओयू साइन हुआ? तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के मध्य। तो टाटा, ठीक है, टाटा और भारत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बीच में यह समझौता किया गया। ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, देखो ऊपर भी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ था और यहां भी एक समझौता है।
लेकिन इस समझौते के तहत कह रहा है कि भारतीय नौसेना के इस्तेमाल हेतु 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गस्तपोत, 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए, ठीक है, 28 EON 51 प्रणालियों की खरीद एक N1 साइन किया गया। ठीक है, इसकी रीडिंग कर लेनी है। ये चूंकि यूपी गवर्नमेंट के साथ है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये रीडिंग कर लेनी है, इसको रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखो कह रहा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जापान के याशामानी प्रांत के बीच में समझौता हुआ। किस चीज को लेके? तो औद्योगिक सहयोग, पर्यटन को लेके, व्यवसायिक शिक्षा को लेके, इन चीजों को लेके ये MOU साइन किया गया। ठीक है, ठीक है। अभी रक्षा मंत्रालय ने LNT के साथ भी समझौता किया है, LNT के साथ। क्यों? तो K9 व्रज ट्री के स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए, K9 व्रज ट्री स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए। तो आर्टिलरी गन की खरीद के लिए K9 व्रज ट्री के, ठीक है, आर्टिलरी गन की खरीद के लिए, स्वचालित आर्टिलरी गन की खरीद के लिए। ठीक है, ये समझौता हुआ। तो LNT देखिए, ये ऊपर एक समझौता लिखा है, एक फ्रेमवर्क लिखा है, उसका नाम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। और अभी इस समझौते से यूके जुड़ गया, तो ये न्यूज में है कि यूके जुड़ गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसरो और ASA अर्थात ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में अभी एक समझौता हुआ है कि हम गगनयान मिशन के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे, गगनयान मिशन के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच में, ठीक है, और उद्यमिता मंत्रालय मेटा के मध्य एक साझेदारी हुई। तो AI में सहयोग के लिए, AI में सहयोग के लिए क्या हुआ? AI में सहयोग हेतु और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बात के लिए क्या हुआ? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के मध्य समझौता हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, कितनी? तो AI सेक्टर में सहयोग करेगा कौन? मेटा। ठीक है, AI सेक्टर में सहयोग करेगा और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मेटा के सहयोग से कहां की जाएगी? तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक हैदराबाद, एक बेंगलुरु, एक जोधपुर, एक चेन्नई और एक कानपुर। क्योंकि इसमें कानपुर भी इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक, कह रहा कि 240 AL 31 FP एयरो इंजन खरीदने के लिए एक समझौता हुआ। बेसिकली ये एयरो इंजन कहां पे काम आता है? तो सुखोई 30 के लिए काम आएगा, सुखोई 30 MKI विमान के लिए। 240 AL 31 FP एयरो इंजन जो कि सुखोई 30 MKI मतलब सुखोई 30 विमान के लिए, सुखोई विमान के लिए एक समझौता हुआ। किसके साथ? तो HAL के साथ एक समझौता हुआ। इस एयरो इंजन की खरीद के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ। ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ। अभी आप देखो, कह रहा कि भारत सरकार विश्व बैंक के बीच में समझौता क्या हुआ? भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ कि 4 राज्यों, उन 4 राज्यों का नाम नीचे दिया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में कह रहा कि 781 किलोमीटर की हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण के लिए कहा कि भाई हम कुछ आपका सहयोग करेंगे। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग की बात बोली। किसने? वर्ल्ड बैंक में। इन 4 राज्यों में, उन 4 राज्यों का नाम है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सुखोई 30 वाला भी HAL के साथ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, कह रहा है अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच में मतलब और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक समझौता हुआ। कह रहा है कि 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे और UPDIC जो है, ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ,
और रक्षा मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता क्या हुआ कि 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। और वो कहां पे, तो कह रहा है कि लखनऊ में 1 स्थापित की जाएगी और कानपुर में 2 स्थापित की जाएगी। लखनऊ में 1 और कानपुर में 2। अब यहाँ पे देखो संघ और संगठन है। आने वाले 5 मिनट में आपका संघ और संगठन भी समाप्त हो जाएगा, आने वाले 5 मिनट में। चलिए भैया देखिए, अब ये बस आपको रीडिंग करनी है, इसकी केवल आपकी रीडिंग करनी है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या कहा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि गोल्डी सन प्राइवेट लिमिटेड क्या करे कि वामा इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वर्टर्स LLP और गोल्डी एनर्जी LLP का क्या करे, अधिग्रहण कर ले, 100% भागीदारी इसकी हासिल कर ले। ठीक है, रीडिंग कर लीजिए बस। भारतीय नौवहन सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है कि फ्रांस के नीस में, अभी क्या हुआ कि फ्रांस के नीस में इसका आयोजन किया गया और भारत इसका उपाध्यक्ष इस बार है। इसके दूसरे सत्र का आयोजन जो हुआ फ्रांस के नीस में हुआ और भारत इसमें उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ। ये दोनों बस रीडिंग करनी है, इसकी भी बस रीडिंग करनी है आपको, ताकि कुछ आइडिया लग जाए पेपर में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट याद करो। फ्लिपकार्ट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट ने आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ठीक है, NBFC का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त कर लिए। ठीक है, लाइसेंस प्राप्त कर लिया किसने, फ्लिपकार्ट ने। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट ने। अब क्या है, 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। किन 3 रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, वो यहां पे नाम है, म्यूनिशंस, दूसरा आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और तीसरा इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ये 3 PSUs हैं, 3 PSUs हैं जिनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इनको समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का भारत अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता करेगा 2025 से 28 तक की अवधि के लिए। कौन अध्यक्ष बन गया, भारत अध्यक्ष बन गया है और भारत अध्यक्षता करेगा। ठीक है, 2025 से 28 के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किसके हाथ में आ गई, भारत के हाथ में आ गई। आरबीआई का नया भुगतान नियामक बोर्ड अभी का गठन किया गया। ठीक है, और कह रहा कि ये कितनी सदस्यीय है, तो 6 सदस्यीय नियामक बोर्ड है और इसका वर्क यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखना। बेसिकली भुगतान प्रणालियों को विनियमित करना, उसका पर्यवेक्षण करना, उसकी देखरेख करना, नीति निर्माण करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका काम है। तो 6 सदस्यीय है यहाँ पे, ये भी ये बस दिमाग रखना, ये 6 सदस्यीय है। ठीक है, ठीक है। एशियाई उत्पादकता संगठन, ध्यान रखना, एशियाई उत्पादकता संगठन की बेसिकली इसकी 67वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी मध्य प्रदेश जकार्ता में। भारत ने भी इसकी औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की। कह रहा है भारत ने इसकी औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की। एपीओ की अध्यक्षता किसने ग्रहण की, भारत ने इसकी औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की 25-26 तक, इतने समय तक। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कह रहा है भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के यूजीसी से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया। तो कह रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ का, अमेरिका का, यूएसए का, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने यूजीसी से इस बात की अनुमति ले ली कि भैया हम क्या करेंगे, भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए अनुमति ले ली। ठीक है, यस बैंक का अधिग्रहण। कह रहा है कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन की योजना, ठीक है, यस बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीदने की है। ठीक है, यानी मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन क्या करने वाली है, यस बैंक की 51% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। ठीक है, यस बैंक डूब रहा था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कह रहा है कि 14 गीगावाट से अधिक की, ये बात समझना, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में क्या बोला है, कह रहा भाई कि 14 गीगावाट से अधिक की, यानी प्लस 14 गीगावाट से अधिक की परिचालन पोर्टफोलियो में जल सकारात्मकता यानी वाटर पॉजिटिविटी हासिल करने वाला विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादक बना। कौन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कौन बना,
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडलवाइस म्यूचुअल फंड, कह रहा है एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने, ठीक है, एडलवाइस बीएससी इंटरनेट इकोनॉमिक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया। ठीक है, इसने अब समझना एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने बेसिकली क्या है, एडलवाइस बीएससी इंटरनेट इकोनॉमिक फंड लॉन्च किया और ये भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित फंड है। ये भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित फंड है। ठीक है, ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भारत का पहला है। ठीक है, ध्यान देना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। जस्पे क्या है, कह रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित भुगतान अवसंरचना कंपनी ने वर्ष 2025 की पहली यूनिकॉर्न बनी। जस्पे कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है, ये पहली 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, अभी रिसेंट में यानी यूनिकॉर्न बनाया जस्पे ने। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसको इनोवेटर सूची में इसको सबसे नवोन्मेषित बैंक के रूप में नामित किया है। और यह पहली बात है जब किसी केंद्रीय बैंक को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, और वो केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नवोन्मेषी बैंक के रूप में आरबीआई को शामिल किया गया। और आरबीआई चूंकि केंद्रीय बैंक है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब किसी केंद्रीय बैंक को यह सम्मान मिला है, इसलिए ये क्या है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी भाई आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बैंकों का विलय किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक। ठीक, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक टारगेट है। ठीक है, तो विलय की बात कर रहा है कि अब 28 आरबीआई होंगे। ठीक है, आरबीआई, हाँ आरआरबी, सॉरी आरआरबी। एक ये टिक मान लो कि संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए भारत अभी क्या हुआ है, पुनः इस आयोग के लिए पुनः चुना गया। इस मतलब किस कार्यकाल के लिए, 25-26 की कार्यकाल के लिए इस आयोग में पुनः चुना गया है भारत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति आयोग में। अब विधि एवं न्याय देखो, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि काम करिए भैया, ये जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, अब 3 साल तक फीस एक समान रखनी पड़ेगी, 3 साल आप नहीं बढ़ा सकते हो। लद्दाख की आधिकारिक भाषा विनियम पास किया गया। कौन कौन सी भाषा होगी, तो अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी भाई वहां पे हिंदी, उर्दू, ये 3 तो बहुत समझना आसान था। भोटी और पुर्गी हमको ऐड करना होगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, ये 5 भाषाएं अब आधिकारिक रूप से वहां पे क्या होगा, चलेंगे। आधिकारिक भाषा बन गई लद्दाख की। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, ठीक है, भोटी और पुर्गी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोटी, पुर्गी। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को एक समान वेतन मिले, मतलब जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, इसके लिए क्या हुआ, न्यायालय ने 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। रेलवे से रिलेटेड एक अधिनियम था, उसको अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की चूंकि मंजूरी मिल गई तो यह अधिनियम बन गया, एक विधेयक था। कह रहा है कि रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को एक बार निरस्त करना है। इसमें क्या प्रावधान था कि रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करो, पहली बात तो यही काम करो। कह रहा है कि रेलवे अधिनियम 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधानों को समाहित किया गया। इसमें क्या किया गया, रेलवे बोर्ड 1989 में जो अधिनियम था, रेलवे अधिनियम 1989 था, उसमें रेलवे बोर्ड के गठन और उसकी संरचना से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है यह, और कहता है कि तथा रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने हेतु एक नया अध्याय जोड़ा गया। यानी रेलवे बोर्ड को कानूनी क्या हुआ, मंजूरी प्रदान की गई। ये सारी बातें इसमें बोल रहा है। तेल क्षेत्र अधिनियम संशोधन विधेयक क्या कहता है, संशोधन अधिनियम क्या कहता है, तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास संशोधन अधिनियम। तो भाई ये अधिनियम पहली बात 1948 का अधिनियम था, 1948 का अधिनियम था, इसमें संशोधन किया गया। तो कह रहा है कि यह खनिज तेलों की परिभाषा का पहली बात तो विस्तार करता है, मतलब खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करता है। और बोला अब इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और सेल गैस, ये सभी शामिल है। ठीक है, सभी शामिल है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा, ये 11th टाइम है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। हमको बताया भाई राष्ट्रपति इस बात को इंश्योर कर दे आर्टिकल 356 के तहत कि जो यहाँ पे शासन है वो संविधान सम्मत नहीं चल रहा है, तो लग जाता है राष्ट्रपति शासन। 11वीं बार, सर्वाधिक बार यहीं पे लगा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, फला ढमका नहीं चला पाएंगे, तो सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखिए वर्ष दिवस एवं सप्ताह आप अभी तैयार नहीं कर पाओगे, इसको मैं डेली बेसिस पे तैयार कर रहा हूं। कल मैंने जून का, याद करो, तो मैंने यही दिवस कल आपके टेलीग्राम पे भेजा था। ठीक है, जून के पूरे दिवस मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजे थे, कल मैं किसी और का भेजूंगा, तो मैं इसको तैयार कर दूंगा। ये आप एक दिन में कभी तैयार नहीं कर पाओगे मेरे भाई, इसके लिए कभी नहीं। पुस्तकों में चलो आप टिक मारो। ठीक है, पहली बात तो बताऊं, 90% चांस है कि जो पुस्तक जो अवार्ड्स के लिए हम लोग पढ़े ना, उसी पे क्वेश्चन आएगा। इसका मैं एक अलग से चार्ट दूंगा, उन पुस्तकों का एक अलग से चार्ट बना दूंगा। ठीक है, अभी नहीं कि तुरंत दे दो सर, टाइम लगता है भाई, अच्छे काम में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय चाहिए, मैं ये करा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। आप एग्जाम में पहुंचने से पहले आपको मिल जाएगा, उस दिन नहीं दूंगा, जल्दी दे दूंगा, बट अब अभी मैं बोल दूं कि कल दे दूंगा, तो अब कल नहीं दे पाया तो कल आप लोग परेशान कर देते हो, दे दूंगा, इस बात के लिए विश्वास रखो। ठीक है, रमन सर की क्लास स्टार्ट होगी, थोड़ा मैं फ्री होऊंगा, फिर मैं दे दूंगा। आप ये पहली बुक पे टिक मारो, इस पे टिक मारो। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, इस पे टिक मारो। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टिक मारो। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इस पे टिक मारो। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये टिक मारो। पैट कमिंस की बुक है, इस पे टिक मारो। सोर्स कोड मारो, दिया सलाई मारो, नौकर की कमीज मारो। ठीक है, इतनी मारो टिक, बस इतना टिक मारो, इतना आपको बुक्स याद करना, बाकी मैं याद कराऊंगा धीरे धीरे। अब हमारे लिए एक टॉपिक बचा, वो टॉपिक है विविध। ठीक है, इसको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, देखो अब इस विविध के टॉपिक के साथ आपकी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में दो छोटे टॉपिक्स दो पढ़ने के छूट गए, वो और विविध मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।